हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन, कि मॉर्गेज लोन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉर्गेज लोन्स। तो मॉर्गेज लोन मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड ओवरड्राफ्ट लिमिट। आगे होम लोन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रीसेल परचेज, बैलेंस ट्रांसफ़र, external salability case, internal salability case, direct allotment from authority, direct allotment from builder, allotment transfer, plot purchase plus construction and self construction। तो चलिए सबके बारे में थोड़ा जानते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है रीसेल परचेज। रीसेल परचेज केसेस वो होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी बार बार सेल होती है, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा और अब आप डी से परचेज कर रहे हैं। तो इन केसेस में हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो हैं ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल, सेलर केवाईसी, सेलर बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिल चेक कॉपी और ऑन कंट्रीब्यूशन बैंक स्टेटमेंट। तो ऑन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जैसे कि आप 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आप 15 लाख का लोन ले रहे हैं, तो जो 20 और 15 लाख का डिफरेंस है 5 लाख, वो कस्टमर खुद देगा, तो हमें उस कस्टमर का ऑन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगला है बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र का मीनिंग है, जैसे कस्टमर का ए बैंक से लोन चल रहा है, कस्टमर रेट और लोन अमाउंट बेनिफिट के लिए उस लोन को बी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो बैलेंस ट्रांसफ़र में हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं बीटी इंस्टीट्यूशन ओरिजिनल लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एलओडी एंड फोरक्लोजर लेटर एफसी लेटर। अगला है बीटी इंस्टीट्यूशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एसओए एंड सैंक्शन लेटर। अगला है डॉक्यूमेंट्स डिमांडेड एज पर लीगल रिपोर्ट शुड मैच विद डॉक्यूमेंट्स इन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगला है बीटी ड्राफ्ट। एक लाइन जो मैंने मेंशन की है, डॉक्यूमेंट्स डिमांडेड एज पर लीगल रिपोर्ट शुड मैच विद डॉक्यूमेंट्स इन एलओडी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बीटी बैंक में 10 डॉक्यूमेंट जमा है और आपकी जो लीगल रिपोर्ट है वो 12 डॉक्यूमेंट मांगती है, तो वो 2 डॉक्यूमेंट हमें अपफ्रंट चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है अगर वो वहाँ जमा नहीं है तो कस्टमर कैसे अवेलेबल है। अगला है एक्सटर्नल सेलर बैलेंस ट्रांसफर केस। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसमें जो सेलर है उसका भी लोन चल रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर ए बैंक से, और अब आप वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और आप बी बैंक से लोन ले रहे हो। आपका बैंक और सेलर का बैंक दोनों अलग अलग है। तो इस केस में हमें सेलर के बीटी इंस्टीट्यूशन का ओरिजिनल लेटेस्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोरक्लोजर लेटर एंड एसओए की रिक्वायरमेंट है, और हमें उसके ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल की रिक्वायरमेंट है, उसके सेलर केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, सेलर के बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिल चेक कॉपी की रिक्वायरमेंट है, और ऑन कंट्रीब्यूशन बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगला है इंटरनल सेलर बैलेंस ट्रांसफर केस। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसमें सेलर का लोन चल रहा है ए बैंक से, और आप भी ए बैंक के पास ही गए लोन लेने के लिए उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो वो इंटरनल सेलरबिलिटी केस कहलाएगा। और उस केस में हमें सेलरबिलिटी इंस्टीट्यूशन ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोरक्लोजर लेटर एंड एसओए की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल की रिक्वायरमेंट है, सेलर केवाईसी की रिक्वायरमेंट है, सेलर बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिल चेक कॉपी चाहिए, और ऑन कंट्रीब्यूशन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगला है डायरेक्ट अलॉटमेंट फ्रॉम अथॉरिटी। जैसे आजकल आप देखते होंगे डीडीए या और भी बहुत सारे अथॉरिटी हैं, उनसे आप फ्लैट परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, तो वो सब केसेस इस टाइप में आते हैं। तो इस केस में हमारे पास अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर आएगा,
जिसमें अथॉरिटी हमसे डिमांड करेगी कि प्रॉपर्टी कॉस्ट इतनी है और आप हमें इतनी पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब कस्टमर जितनी पेमेंट कर देगा अथॉरिटी को, उसकी वो एक पेमेंट रिसिप्ट इशू करेंगे। इसमें भी हमें ऑन कंट्रीब्यूशन का बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि कस्टमर ने अपना खुद का कितना कंट्रीब्यूशन करा है पेमेंट का। और एक इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट आता है, वो है इंटीमेशन ऑफ लीन, जिसको हम परमिशन टू मॉर्गेज भी कहते हैं। अगले हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट फ्रॉम बिल्डर, हाई राइज बिल्डिंग। तो जैसे आजकल आप देखते होंगे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, डीएलएफ, सिग्नेचर ग्लोबल एक्सेट्रा। तो अगर आप उनसे फ्लैट परचेज करते हैं या प्लॉट परचेज करते हैं तो उनका क्या प्रोसेस होता है। तो पहले वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपको एक फ्लैट या प्लॉट अलॉट हुआ है। उसके बाद वो ओरिजिनल बिल्डर बायर एग्रीमेंट या फ्लैट बायर एग्रीमेंट इशू करते हैं, जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि क्या कॉस्ट है, पेमेंट कैसे करनी है, और क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पेमेंट डिले होते हैं तो क्या क्या चार्जेस हैं। फिर हमें चाहिए होता है कस्टमर ऑन कंट्रीब्यूशन पेमेंट रिसिप्ट, कि फ्लैट को बुक करने के लिए कस्टमर ने अपने पास से कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसकी पेमेंट रिसिप्ट इशूड बाय बिल्डर। फिर उसमें बिल्डर डिमांड करेगा कि उसको अब कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए ओरिजिनल डिमांड लेटर। फिर हमें चाहिए बिल्डर एसओए कि प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी है और उसमें से कितना पेमेंट बिल्डर को रिसीव हो चुके हैं। और हमें चाहिए ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, और चाहिए हमें ओरिजिनल परमिशन टू मॉर्गेज। अलॉटमेंट ट्रांसफर केसेस वो होते हैं जिसमें बिल्डर ने प्रॉपर्टी अलॉट करी ए को, मतलब ए वो प्रॉपर्टी हमें बेच रहा है, वो प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी पेमेंट बिल्डर को नहीं गई है। ए ने पार्शियल पेमेंट करी है बिल्डर को, बाकी की पेमेंट अब हमें करनी पड़ेगी फ्यूचर में एज पर बिल्डर डिमांड। तो इस केस में हमें चाहिए एग्रीमेंट टू सेल, सेलर की केवाईसी, सेलर बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिल चेक कॉपी, ऑन कंट्रीब्यूशन बैंक स्टेटमेंट, बिल्डर एसओए कि बिल्डर को अभी तक कितनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है ए के थ्रू, ट्रांसफर परमिशन जिसमें बिल्डर हमें लिख के देगा कि उससे कोई इशू नहीं है कि वो प्रॉपर्टी ए से हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा। और जैसे ही पेमेंट हम ए को कर देंगे, तो जो बिल्डर है वो जो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं जो हमने अभी डायरेक्ट अलॉटमेंट केस में देखे थे, वो उन सब के ऊपर एंडोर्समेंट करके, एंडोर्समेंट मतलब उन सब पेपर्स के ऊपर लिख के देगा कि उसने वो प्रॉपर्टी ए से बी के नाम पे या ए से हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दी है। नेक्स्ट इज प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल जैसे कि आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, साथ साथ उसको बनाने के लिए भी पैसा ले रहे हैं। तो इस केस में हमें चाहिए ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल कि वो आप प्लॉट कितने का खरीद रहे हैं, सेलर की केवाईसी, सेलर बैंक पासबुक फर्स्ट पेज और कैंसिल चेक कॉपी, ऑन कंट्रीब्यूशन बैंक स्टेटमेंट। और जब कस्टमर कंस्ट्रक्शन करेगा तो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट आएगा कि उसको उस बिल्डिंग को या उस प्लॉट को बनाने में कितना पैसा लगेगा। अगला है सेल्फ कंस्ट्रक्शन। सेल्फ कंस्ट्रक्शन का मतलब है कस्टमर ने प्लॉट ऑलरेडी खरीद रखा है, अब उसको उसे बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो उस केस में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो हैं ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो हमारे पास अपफ्रंट आएंगे। और हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट कि उसको प्रॉपर्टी बनाने में कितना पैसा लगेगा। और अगला है हमारा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कस्टमर ऑलरेडी प्रॉपर्टी का मालिक है, मगर उसको अपने बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में हमारे पास आएगा ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स ऑफ प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड अपफ्रंट और एंड यूज लेटर। एंड यूज लेटर में मेंशन होगा कि उस पैसे का वो क्या यूज़ करेगा। अगला है ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट का मतलब है कि जैसे आपको 10 लाख की रिक्वायरमेंट है,
मगर आपको एक बारी में 10 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको थोड़ी थोड़ी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको चाहिए, जब जरूरत होगी आप तब निकाल लोगे। तो इस केस में बैंक्स आपकी एक लिमिट बना देते हैं जिसमें आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना विड्रॉ कर सकते हैं। इस केस में हमें चाहिए ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स और एंड यूज लेटर।